अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं शफा खेरा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सीनियर जर्नलिस्ट फरूख फताफी। अस्सलाम वालेकुम फरूख, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, अपना सुनाइए। मैं ठीक हूँ नाज़रीन। प्रोग्राम का आगाज करते हैं पैनामा केस के हवाले से, जिसमें आज जो है पैनामा केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला है, बेंच ने जो फैसला है उसको महफूज कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जो था इस पूरे जो केस की है वो समाअत कर रहा था। और इसी केस के हवाले से अगर आपको बताते चले तो जीआईटी की रिपोर्ट भी पेश हुई, जिसके बाद जीआईटी की रिपोर्ट को भी डिस्कस किया गया, साथ साथ वज़ीर आज़म के और शरीफ खानदान के, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म साहब के बच्चों के वकील ने भी अपने दलाइल मुकम्मल किए, इसके साथ साथ अपोजिशन के वकील ने भी अपने दलाइल मुकम्मल किए। पीटीआई इसमें भी फरीक, इसके साथ शेख रशीद साहब थे और जमात इस्लामी भी इसमें फरीक बने रहे। आज की अगर केस की बात की जाए, आज की अगर समाअत की बात की जाए, क्योंकि आज जो है फैसला महफूज कर लिया गया, लेकिन आज जो बातें हुई हैं वो क्या हुई है वो आप थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। आज की समाअत में कहा गया कि कल की समाअत में नीलसन एंड स्कॉल के ट्रस्ट डीड पर जो बात हुई थी उसके हवाले से कहा गया था कि कल जो थी, क्योंकि अदालत ने कहा था कि जाली दस्तावेजात थी या जालसाजी है, जिसका कहा गया था कि दस्तखत जो हैं वो मैच नहीं हो पा रहे थे। तो आज जो है वज़ीर आज़म साहब के बच्चों के जो वकील हैं राजा साहब, उन्होंने आज क्लियर किया इस बात को। उन्होंने कहा कि ये कुछ इस तरह से क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है, कुछ पेजेस थे जो कि नहीं लगने चाहिए थे वो लग गए थे, और जो है बच्चों की बिल्कुल भी ये नीयत नहीं थी कि गलत दस्तावेजात जो हैं वो दी जाएं। ये कुछ जो है मैनेजमेंट की और क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है। और जो अकरम शेख साहब जो कि पहले वकील रह चुके थे, उनके दफ्तर से ये जो है गलती हुई है, लेकिन गलती एक्सेप्ट की गई है, लेकिन ये कहा गया है कि नियत जाली दस्तावेजात देने की नहीं थी, बल्कि जो ये क्लैरिकल जो है वो मिस्टेक हुई। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि छुट्टी के रोज नौकरी तस्दीक का है वो ये था कि सैटरडे का बार बार नाज़रीन आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया में बार बार चल रहा था कि सैटरडे के दिन जो है वो डीड साइन हुई है, और ये कहा जा रहा था कि सैटरडे के दिन क्योंकि छुट्टी होती है तो छुट्टी के दिन कोई भी इस तरह का काम नहीं हो पाता। लेकिन आज इस चीज को क्लियर कर दिया गया है और कहा गया है कि लंदन में, इंग्लैंड में ये रूल है, लॉ भी है कि सैटरडे को भी काम होता है और कभी कभार संडे को भी काम होता है। तो ये भी जो एक बार बार बात कही जा रही थी उसको भी क्लियर कर दिया गया है। इसके साथ साथ कतरी शहजादे के हवाले से बात की गई नाज़रीन, और कतरी शहजादे के हवाले से कहा गया था कि कतरी शहजादे ने पाकिस्तान आकर अपना बयान रिकॉर्ड कराने से मना किया, लेकिन उनको जब बार बार ये कहा जा रहा था कि जीआईटी ने ये पेशकश की थी कि आपको हम वीडियो लिंक पर लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जीआईटी ने कोई भी पेशकश कतरी शहजादे को नहीं की कि आपको हम वीडियो लिंक पे जीआईटी पे लेते हैं। साथ साथ जो है बात की जाए तो सलमान अकबर राजा ने यह भी कहा कि 2004 में हुसैन और हसन को सरमाया उनके दादा देते रहे हैं, और अगर बेटा असासा साबित ना कर पाए तो उसकी जिम्मेदारी वालिदैन पर नहीं आ सकती। ये भी एक पॉइंट था जो कि आज डिस्कस होता रहा है। समाअत मुकम्मल हुई है तो जस्टिस एजाज अफजल साहब ने कहा है कि जो नैब के वकील हैं चौधरी अकबर तारड़, वो उनको कहा है कि वो हुदैबिया केस खोलने का फैसला कर लिया, और एक ये भी कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे अपील भी दायर करेंगे। ये वो सारी चीजें हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। आज इसके साथ साथ अगर अपोजिशन की बात की जाए तो नईम बुखारी साहब ने भी अपने आज जितने भी दलाइल थे वो मुकम्मल किए हैं। उसमें काफी सारे ऐसे पॉइंट्स थे, एतराजात की बात भी की गई है, काफी ऐसी चीजें थी जो कि अपोजिशन के थी और वो बात की गई है, और उसमें एक एक पॉइंट के वो डिस्कस करते रहे। शेख रशीद साहब क्योंकि वो अपने वकील खुद ही हैं, तो शेख रशीद साहब की बार बार जो बात थी, जो दलाइल थे वो सिर्फ और सिर्फ 62-63 पे थे, और उसके साथ साथ वो मजाक ही करते रहे, और उसकी वजह से पूरा कोर्ट रूम जो है वो सिर्फ हंसता मुस्कुराता ही रहा। और अगर बात की जमात इस्लामी के वकील की, तो जमात इस्लामी के वकील की भी आज कुछ वही सिचुएशन हमने देखी है जो पहले भी एक बार हो चुकी थी, और वो शायद अपने पॉइंट्स क्लियर करने में नाकाम रहे हैं। तो आज इस हवाले से बात करेंगे। फैसला महफूज हो गया है। आप भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। सेलफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट करती हूँ। सेलफोन नंबर है 051-921-2643, दूसरा नंबर है 051-921-2644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। करो जी, आज की क्योंकि फैसला महफूज कर दिया गया है, मैं बिल्कुल आपसे नहीं पूछूंगी कि आपको क्या लग रहा है कि फैसला क्या आ सकता है, क्योंकि आप मुझे फौरन कहेंगे नहीं जी ये डोमेन है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन लग क्या रहा है, किस सिम्त आज आपको लगा है आज की हियरिंग के बाद कि फैसला क्या हो सकता है? अरे ये सिम्स की बात तो बाद में होगी। पहले तो आपने तो एक जमात इस्लामी के बारे में तो खास तौर पे कहा कि वो अपना पॉइंट जो है वो क्लियर करने में नाकाम हुए। अपना पॉइंट या अपना थॉट्स, क्योंकि सुनना है कि बड़े कंफ्यूज लग रहे थे, उल्टा अपने खिलाफ आर्गू कर रहे थे।
ہے نا جی اچھا اور یہ بھی ہے کہ سنا ہے کہ آج آپ سپریم کورٹ گئی تھیں اور آج آپ ساری کی ساری کارروائی جو ہے دیکھ کے آ رہی ہیں جی بس آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ جائیں سپریم کورٹ اور جا کے جو ہے کارروائی میرے ساتھ ایٹریبیوٹ وہ کام کیا کرے جو وہ ہو میں نے کہا لیکن باہر کے آپ نے جو ہے وہاں سنا ہے کہ میری غیر حاضری بھی لگا دی آپ نے کہا کہ میں کسی کام پہ پھر رہا تھا حالانکہ میں صرف پی ٹی وی کی اسکرین پہ بیٹھا ہوا تبصرے کر رہا تھا میں آج گئی تو ہر کسی نے ایک سوال کیا پہلے مجھ سے حال پوچھا تو فوراً دوسرا سوال ہی کہ پتافی صاحب کدھر ہے تو وہ میں پروگرام ہے نا میں نے کہا کہ وہ ضروری کام کر کیری دا کیپٹل ویو ایوری ویئر رائٹ ضروری کام کر رہے ہیں لیکن سنا ہے کہ آپ وہاں سے کوئی سنیا بھی لے کر آئی ہیں کوئی میسج بھی لے کر آئی ہیں بس جی وہ پی ٹی آئی والے ناراض ہیں جی پتافی صاحب آپ سے وہ اچھا نہیں آپ کسی ایک انڈیویجول کا کہہ رہی تھی کہ میں بتاؤں گی لیکن پروگرام میں بتاؤں گی جی بالکل میں یہی بتانے لگی تھی آپ کو کہ میں نے بلکہ کہا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا ذرا آج ایک گیم بھی کھیلوں گی کیونکہ وہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ بتائیں کہ وہ کون ایسی شخصیت ہو سکتے ہیں وہ ایک صاحب نے آپ کے لیے پی ٹی آئی سن کا تعلق ہے اور وکیل بھی ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے یہ میسج بھیجا کہ اگلا جو ہے انفارمیشن منسٹر میں بھی ہو سکتا ہے تو پتافی صاحب ذرا تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھا کریں ان پہ یا پی ٹی آئی پہ اب یہ میں نے نہیں پوچھا اب اتنی میرے بات نہیں یہ کون صاحب ہے یہ وکیل ہے وکیل تو بہت سارے اور بات کیسے کریں نا مطلب وہ ہیں جو بڑے پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں یا ایسے صاحب ہیں یا ایسے صاحب ہیں جو ہر کسی سے لڑنے کو تیار رہتے ہیں دوسروں سے لڑتے ہیں لیکن جو ان کی لڑائی ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی میٹھی اور پیاری لگتی ہے اچھا نہیں وہ پی ٹی آئی میرے خیال میں نہیں ہوگا اگر آپ انہیں کی بات کر رہی ہیں جو آج کل اسپوکس مین بھی ہیں اور آج پپو کر کے باتیں کر رہے تھے انہیں پپو جو بولتے ہیں انہوں نے آپ کے لیے انہوں نے کہا کہ اگلا انفارمیشن منسٹر وہ ہوں گے اچھا چلے بہرحال انہوں نے اپنے جو ہے کیپیسٹی کے لحاظ سے بات کی ہے میں اپنی کیپیسٹی نہیں میں اپنی کیپیسٹی کے حساب سے جو ہے بات کرتا ہوں کہ اللہ آپ پہ رحم کرے اس کی وجہ یہ ہے نہیں بات یہ ہے اللہ پہ رحم کرے میں دعائیں دے سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں کم از کم میں کوئی 30 انفارمیشن منسٹر سے تو ان ویٹنگ سے تو مل چکا ہوں اور دوسری بات یہ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہر کوئی صرف انفارمیشن منسٹر وہاں پہ میں نے ان سے کہا میں نے کہا وزیر قانون وزیر قانون بھی ایک بہت اچھا جو ہے وہ اسٹیچر ہے اور بڑا اچھا ایک پورٹ فولیو ہے تو وہ لیکن انفارمیشن نہیں وہ دوست ہیں میرے اور بہت عرصے سے رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے ہی جو ہے میں ان کا اس میں گرامی نہیں لینا چاہ رہا لیکن باہر کیا وہ پپو والا لفظ مجھے بڑا اچھا لگا اور ان کے نام کے ساتھ پپو لگاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوگی ٹھیک ہے نا بات یہ ہے کہ ڈریم آن بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو خواب دیکھنے سے کون روک سکتا ہے لیکن پاکستان جو ہے اس نے اپنے روش سے چلنا ہے اور پاکستان کے اندر سیاست اب کمنگ بیک ٹو ٹوڈیز ڈائریکشن میرے خیال میں کچھ چیزیں تو جو ہے وہ آپ کو پتہ چل گئی ہمیں کلیئر ہو گئی مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ موڈیلٹیز آگے کیا ہوں گی اچھا کیا ٹرائل کورٹ میں جائے گا یا پھر جو ہے یہی فیصلہ فائنل ہوگا اچھا اس کے اندر تو ہمیں الیکشن کمیشن کا بھی جی نہیں الیکشن کمیشن کی تیسری آسپیکٹ ہے وہ 62-63 کے کانٹیکس میں ہے کہ خود فیصلہ کرتے ہیں یا الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں چیزیں ہو سکتی ہیں ہاں لیکن جو بات تھی وہ 5 بینچ والی یا پھر جو ہے فل کورٹ والی وہ باتیں پیچھے رہ گئی ٹھیک ہے ایک بات میں آپ کو وضاحت کر دوں ایک صاحب جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کا میں کمنٹری سن رہا تھا تو میں 2 منٹ کے لیے کیوریس ہو گیا جسٹس شائق عثمانی صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کی میں نے بڑے دل و جان سے عزت کرتا ہوں وہ آج کہہ رہے تھے کہ اگر ان 3 جج صاحبان میں سے ایک نے بھی فیصلہ دے دیا خلاف تو جو ہے وہ پچھلے والے 2 کے ساتھ ملا کے گنا جائے گا اچھا یہ بات جو ہے میرے کل والے پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینٹ ہے میرا جو وہ تشریح تھی اور میں ابھی تک اپنی تشریح پہ قائم ہوں میرے خیال میں گو کہ سپریم کورٹ نے اس کو ایلیبوریٹ نہیں کیا ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ جو ہے نا 2 جج صاحبان نے ڈیفینیٹ جو ہے اوپینین دے دیا تھا اور 3 نے کہا تھا کہ مزید انویسٹیگیشن چاہیے تو اس کے لیے جو ہے انہوں نے جے آئی ٹی کا کیا اور اب جو ہے یہ جو 5 جج صاحبان ہیں ان کی ٹوٹالٹی میں نمبر سے کاؤنٹ کر کے فیصلہ یہ جو ہے کاؤنٹ کیا جائے گا یہ کنسیڈر کیا جائے گا لیکن میری جو انٹرپریٹیشن یا انڈرسٹینڈنگ ہے ہاں جی لیکن وہ مجھ سے بہت سینئر ہیں میں اتنا کچھ نہیں جانتا ہوں نہ ہی میں کانسٹیٹیوشنلسٹ ہوں لیکن جتنا میں ایگریگیٹ کر کے لوگوں سے پوچھ کے اور سمجھ کے آیا ہوں اس کے اندر یہ ہے کہ ایک بینچ تھا اس نے 5 ممبران کا وہ تھا اس کے اندر میجورٹی ویو سے ایک اوپینین قائم ہو گیا جو 2 جج صاحبان تھے ان کا اوپینین اپنی جگہ پہ ہے وہ کورٹ ہوگا فیوچر کے ریفرنسز میں لیکن کیونکہ جو میجورٹی ہے اس نے اس کو سپرسیڈ کر دیا
अब ये एक नया बेंच बना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फरूख आप ही की बात को नोट करते हुए, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीनियर, जिस तरह आपने कहा कि वो सीनियर ये बात कर रहे हैं कि जी यहाँ पे मेजोरिटी में वो भी शामिल हो जाएगा, पिछला भी, लेकिन जो बाकी सीनियर्स बात करेंगे दो राय हैं, तो वो ये कह रहे थे कि जब एक बेंच बनता है और वो समाअत मुकम्मल कर लेता है, फैसला दे देता है, उसके बाद जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास चीफ जस्टिस के पास इस्तदा जाती है और जब दोबारा बेंच के लिए कहा जाता है तो वो बिल्कुल एक सेपरेट बेंच होता है, कहा ये जाता है। लेकिन मुझे समझ आना फिर किस तरह से मिक्स। अच्छा, लेकिन जो लोग 1 और 2 का फर्क निकाल रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि जो भी इधर आए या उधर आए, फैसला कंसेंसस का आएगा, मुझे ये लगता है। तो उसके अंदर ये सारी बहस ही खत्म हो जाती है। अगर आप नंबर गिनना चाहते हैं तो गिने, लेकिन मेरा दरख्वास्त ये है कि एक बात रहनी चाहिए जो कि मुझे आज सुनाई दे रही थी और बड़ी खुशी हो रही थी। आपको पता है कि फैसला महफूज होने के बाद जो PMLN है उसकी भी एक हाई रैंकिंग एक मीटिंग हुई वज़ीर आज़म साहब की चेयर में। अच्छा, इसी तरह से पीपल्स पार्टी और PTI की भी हुई। और मुझे ये खूबसूरती लगी कि सब ने कहा कि अदालत के फैसले को तस्लीम किया जाएगा, और ख़ास तौर पे PMLN ने ये कहा कि हम कोई ऐसी राह की तरफ नहीं जाना चाहते जिससे जो है तकीर कम हो ऑनरेबल कोर्ट की। तो मेरे ख्याल में ये जो है ना एक अच्छा मैसेज है और इसी तरह से चलना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ ये मैसेज दिया जा रहा था, आज भी बार बार वकला की जानिब से भी यही कहा जा रहा था, लेकिन साथ साथ सलमान अकरम राजा ने ये बात जरूर की कि जामे तहकीकात जरूर होनी चाहिए। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी तहकीकात होनी चाहिए। तो लग ऐसे रहा था कि क्योंकि ये कहा गया कि क्या आपको लग रहा है जामे तहकीकात नहीं हो पा रही है किस तरह से, तो क्या ये ट्रायल की तरफ जाएगी चीज, क्योंकि जामे तहकीकात की बार बार बात की जा रही है। देखिए, जहाँ तक बात है ना वज़ीर आज़म साहब के तमाम मामलात के बारे में, और जिसके ऊपर GIT ने बहुत काम किया है, और GIT ने सही किया गलत किया, लेकिन बार कैफ उन्होंने काम किया। अच्छा, उन तमाम चीज़ों को अगर देखेंगे तो इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा सकती है बात, लेकिन जो मैं आपको रेफर करूंगा पहली पटिशन की तरफ, वो पटिशन इतनी तफसीलात के बारे में है नहीं, वो एक बेसिक मामले के बारे में है। उसके ऊपर फैसला करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट को शायद इलेक्शन कमीशन से मदद लेनी पड़े तो और बात है, अगर वो नेगेटिव समझते हैं। वरना अगर वो समझते हैं कि नहीं इट्स ओके और वज़ीर आज़म साहब को कोई वो नहीं है, मसला नहीं है, तो उसके अंदर फिर मेरे ख्याल में वो खुद भी फैसला। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है ना फरूख, आपको फील आ रही होती है ऑब्वियसली, क्योंकि जस्टिस साहिबान है वो ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन कुछ चीजें सबूत की फरहमी होती है, कभी कुछ चीजें होती है कि आप समझ भी रहे होते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि कोई परीक्षक ये ना समझे कोई बाइसनेस है, कोई इस तरह की चीज है। क्योंकि आज भी जस्टिस इजाजत साहब ने कहा कि दोनों फरीकैन इस बात को सुन लें कि हम कानून से बाहर किसी तरह भी नहीं जाएंगे और किसी तरह भी किसी के बुनियादी हकूक पामाल नहीं होंगे। हमें दोनों फरीकैन के बुनियादी हकूक का एहसास है। तो लग रहा है कि ये हो सकता है। दो बातें कहिए। हाँ जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मोहम्मद आपसे मजोका बात कर रहा हूँ खुशाब से। जनाब मजोका साहब, आप साहब बाकायदगी से कह रहा हूँ, आज मेरी कॉल 2 या 3 मिनट से पहले ड्रॉप न कीजिएगा काइंडली। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जिस दिन GIT का रिपोर्ट आई थी उस दिन से अपोजिशन ने इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया था, तो उस दिन मुझे पता चल गया था कि नवाज शरीफ नाअहली से बच गए हैं। तो उन्हें क्लियर पिक्चर नजर आ गई थी कि GIT ने जब तक किसी को पिन पॉइंट ना करे या कोई रिपोर्ट उसको एग्जैक्ट हिट ना करे तब तक सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और कोर्ट हो उतनी देर तक उसे न चोर करार दे सकती है न नाअहल करार दे सकती है। इसीलिए चोर साबित करने के लिए 99.9 तक भी अगर हो जाए तो भी डाउट का फैसला चोर के हक में जाता है। और यहाँ तो केस ऐसा है कि GIT ने तो डायरेक्ट कहा है कि नवाज शरीफ ने गुज़श्ता 4 सालों में एक भी गलत काम नहीं किया जो करप्शन बेस हो। ठीक है। सेकंड थिंग ये कि जब यहाँ पे आता है तो वो कहते हैं मे बी, लाइक, मोस्ट लाइकली, ये वर्ड जब आते हैं तब तक जब इंक्वायरी फाइनल ना हो उस पर नाअहल नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, जब आर्टिकल 6 के परवेज मुशर्रफ को ऑर्डर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये आप क्वालिफाई नहीं करते, वाकई आर्टिकल 6 के तहत ये मुजरिम ठहराए गए थे, तो उनको सजा नहीं दी गई थी बल्कि रोड पर रेफरेंस भेज दिया था नीचे अदालत पे कि इसका ट्रायल किया जाए। ये तो मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट की सवाल दी है कि अगर केस को किस तरह। अब सुप्रीम कोर्ट जो है कॉल करने के लिए कॉल इनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी असमतुल्लाह नेटला बात कर रहा हूँ चिश्तिया से। जी नेटला साहब बोलिए। डॉक्टर साहब आपका और फरज खान साहब आपका और स्पेशली PTV का मैं मशहूर हूँ जिन्होंने हमें मौका फराहम किया है, तो अपनी आवाज अपनी आरा को आप तक पहुँचाते हैं। सही है। वहाँ PTV है, इसके अलावा कोई चैनल नहीं है।
صحیح। मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह ये पनामा लीक्स का ये फैसला महफूज कर लिया है, तो इमरान खान का और मियां नवाज शरीफ का जो तो एक मैच चल रहा है ना काफी अच्छे से, लेकिन जो पीपल्स पार्टी दरमियान में आके आप की बातें कर रही है उसके मुंह से अच्छा नहीं लगता। सेगमेंट्स रखे हुए थे आज, लेकिन खैर बात जरूर करेंगे इस हवाले से भी। जवाब देना अच्छा मजोका साहब, बात ये है कि आपकी एक बात से तो मैं टोटली एग्री करता हूँ, और वो ये है कि पिछले 4-4.25 साल में अगर कहीं पे कोई इल्जाम लगा है कि यहाँ से पैसे बनाए गए, यहाँ पे बेईमानी की गई, तो उसको सामने लाना चाहिए। अभी तक तो कुछ नहीं आया। और आपको याद होगा कि एक जमाना था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, आए दिन लोग और सिर्फ PMLN के लोग नहीं बाकी भी जाते थे और बकायदा दिखाते थे कि कहाँ से मनी ब्लीड हो रही है। अच्छा, इसी तरह से जंगला बस कहते 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 इमरान खान साहब ने एंड में खुद भी उससे ज्यादा जो है ठेके के साथ वहाँ पे लगवाना शुरू कर दी पेशावर में। तो दैट मीन्स कि इस गवर्नमेंट की जो शफाफियत है वो अभी तक अपनी जगह पे कायम है, और इस पे मैं मानता हूँ आपकी बात। लेकिन ये जो केस जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये ऑनरेबल कोर्ट के पास है, इसका फैसला उन्होंने देना है। आपको और मुझे ये सूट नहीं करता अपने इस मुल्क के सिटीजन के तौर पे कि हम जो है स्पेकुलेट करते रहे। बाकी मितला साहब, ये वेरी काइंड जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और पीपल्स पार्टी के बारे में जो आपने बात की, जब सारे लगे हुए हैं तो पीपल्स पार्टी को भी लगा रहने दें। उसकी वजह रहमान मलिक साहब जाते हैं JIT में, तो उसके बाद JIT क्या करती है उनके साथ, ये भी आप देख लें। तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है, उनके बारे में क्या। लेकिन आज PTI थोड़ा सा जरा कोर्ट में इस हवाले से बड़ा बोल रही थी। जब पीपल्स पार्टी से 1-2 लोग आए तो उन्होंने कहा कि जी अब ये आ गए हैं आखिरी वक्त में मजे लेने के लिए, और इस तरह की चीजें जो हैं आज PTI के मुंह से हम सुनते हैं। तो मैंने कहा भी खैर इलाज मजीद देखेंगे दोस्ती कहाँ तक जाती है और क्या क्या रंग दिखाती है। सवाल में छोड़ के गई थी कि आज जो है जिस साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि अब बुनियादी हकूक किसी तरह से मुतासर नहीं होंगे, साथ दोनों फरीकैन सुन लें कि हम कानून से बाहर फैसला नहीं करेंगे। ये बड़ा क्लियर मैसेज है दोनों फरीकैन के लिए ही। और एक आज किसी के साथ भी बाइसनेस नहीं होगी या किसी तरह से भी अनबाइसनेस भी नहीं होगी, हर तरह से ख्याल किया जाएगा, देखा जाएगा और उसके बाद ही फैसला। जी मेरे ख्याल में उनको शायद वजाहत इसलिए करनी थी क्योंकि मीडिया जो है बहुत ज्यादा स्पेकुलेट करता है। अदरवाइज देयर इज नो शैडो ऑफ डाउट इन माई माइंड कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो सही फैसला होगा। एक बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज के दिन उन्होंने दोनों साइडों को ये बता दिया कि आपके साथ जुल्म नहीं होगा। मिसाल के तौर पे एक साइड पे तो उन्होंने ये अश्योरेंस दे दी कि वजीर आजम साहब की क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन का मामला हम पहले ही कंसीडर कर रहे हैं एंड दैट इज नॉट गोइंग टू गो अवे। ठीक, दूसरी साइड पे कल मैं भी कह रहा था दिन की ट्रांसमिशन में कि जो वो है ना फंडामेंटल राइट्स, खासतौर पे JIT की जो इन्वेस्टिगेशन है और जिस तरह से उन्होंने हॉस्टाइल विटनेस बना के कोशिश की सारे फैक्ट्स निकालने की, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो मजरूह होते हैं। तो मुझे ये लगा कि उन्होंने ये अश्योरेंस भी दे दी कि हम कोई एब्सोल्यूट और किसी एक्सट्रीम जो है उसमें फरवर में नहीं कर रहे डिसीजन, बल्कि वी विल बी वेइंग एवरीथिंग। एक तोला लगा के, एक मीजान लगा के उसके अंदर हर चीज को तोला जाएगा और उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो दिस इज वेरी रीअश्योरिंग, और मेरे ख्याल में ये बात जो है हर पॉलिटिकल पार्टी को तस्लीम भी होनी चाहिए। और ये नहीं है कि अगर अपने पसंद का फैसला आए या अपने पसंद के खिलाफ आए तो उसके बाद कहें कि जी ये बहुत अच्छा हो गया या बहुत बुरा हो गया, बल्कि तस्लीम करना है। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा जरा नोटरी की तस्दीक के हवाले से बता दीजिए कि वो बड़ा हम सुन रहे थे कि जिस सैटरडे के दिन ये हो नहीं सकता, फिर आज खैर क्लियर भी कर लिया गया है कि ये हो भी सकता है। तो लेकिन उससे पहले बहुत PTI के लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने और वकील और जिनकी भी एक शख्सियत वो भी जिनकी भी बात भी करी थी, उन्होंने इस बात को इशू काफी बनाया हुआ था कि जी सैटरडे को तो नहीं हो पाता, लेकिन ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, बरतानिया का जो है और बाकी उसके अंदर कौन कौन से ऑफिस खुले होते हैं, कौन से नहीं होते, उसके अंदर होता है कि आप अभी भी अगर कोई डॉक्यूमेंट लेके जाए तो आपको जो है खासतौर पे स्टैम्प पेपर पे वो करना पड़ता है, नोटिफाई कराना पड़ता है। ठीक, वहाँ पे भी उस डॉक्यूमेंट के नोटिफाई होने का था। तो आज के दिन इन्होंने ये बता दिया कि जो ये जैसे जिसको कहते हैं नोटरी पब्लिक या नोटरी ऑफिस जो है वो सैटरडे को भी काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में
پھر آپ ایک خطرناک کام کر رہی ہیں جس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں اور پھر میٹرس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ اس سے آگے چلیں اور پولیٹیکل کلائمیٹ کے بارے میں ہم زیادہ بات کریں. تھوڑا سا ایک اور سوال ذرا پوچھ لیتی. والیوم 10 جس کے بارے میں بڑا تھا اور وہ آج جب والیوم 10 اچانک سے کہا گیا کہ جس کو کھولا جائے تو ہمیں ہوا کہ پتہ نہیں والیوم 10 میں سے کیا نکل کے آئے گا, خرگوش نکلے گا. خرگوش تو خیر ایک بڑی نکلتا ہے نا خرگوش, لیکن مجھے لگ رہا تھا کوئی بڑی مطلب کچھ ہوگا کہ والیوم 10 جس کو جے آئی ٹی نے کہا ہے کہ بھائی اس کو بالکل چھپا کے رکھا جائے, 7 پردوں میں رکھا جائے, تو وہ آج خیر کھل گیا. اور اس کے بعد کچھ دیے گئے صفحات اس کے بھی خواجہ حارث صاحب کو پڑھنے کے لیے کچھ صفحات دیے گئے اور بہت زیادہ نہیں, بالکل کچھ صفحات دیے گئے. لیکن اب لگ ایسا رہا تھا کہ اب یہ چاہ رہی ہے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز اور یہ بینچ کے جو ججز ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی چیز ہی پوشیدہ نہ رہے, ہر چیز کھل جائے. میرے خیال یہ بہتر بھی ہے تاکہ بعد میں وہی آپ والی بات ہے کتنے سارے ایشوز ہوتے ہیں کہ جو اگر بعد میں جو ہے. دیکھیے میرے خیال میں اس کی وجہ جو ہے اس کو کلاسیفائی رکھنے کی جو خاص طور پہ جے آئی ٹی کی طرف سے یا جو لوگ آج کل ترجمان بنے ہوئے جے آئی ٹی کے, جس میں سے وہ بھی ہمارے ایک سینئر اینکر ہیں پرائیویٹ میڈیا کے, جن کے اوپر کافی زیادہ جو ہے جن کے خلاف باتیں کی جاتی تھی کچھ عرصے پہلے تک, وہ بھی یہ سارے کے سارے انڈیکیشن یہ دے رہے تھے کہ اس کے اندر آپریشنل ڈیٹیلز ہیں, خاص طور پہ کمیونیکیز اور کمیونیکیٹ کرنے کا, اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سورسز بھی ہوں گی. اچھا اس کے اندر ابھی تک ہم 2 ایکسٹریمز پہ سوچ رہے ہیں, یا تو اس کو پورا پبلک کر دیا جائے یا ٹوٹلی کلاسیفائی کر دیا جائے. درمیان میں ایک تیسرا رستہ بھی ہوتا ہے جو امریکہ کرتا ہے, وہ ہے ریڈکشن کا. مثال کے طور پہ اگر ایک پیج ہے اس کے اندر ایک بندے کا نام آپ چاہتے ہیں کہ نہ ڈسکلوز ہو, تو ایک کالا مار کر وہ اٹھا کے اس کو بلیک کرتے ہیں اور اس کے بعد فوٹو کاپی کر کے سب کو دے دی جاتی ہے. مجھے کہا جا رہا ہے بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ذرا پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے بھی, فیصلہ کیا آئے تو کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہ آئے تو پھر کیا ہو سکتا ہے, اور ساتھ بات کریں گے باقی پولیٹیکل پارٹیز کی بھی, صرف پی ایم ایل این کے حوالے سے نہیں کریں گے, باقی سب کے بارے میں بات کریں گے کہ کون کیا کھوئے گا کیا پائے گا, اس ساری سچویشن کے حوالے سے بات کریں گے. مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم حجاج کرام, آپ کا یہ خادم آپ کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہے کہ وہ خواب کہ مجھے اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو, مجھے در حبیب کی حاضری نصیب ہو, یہ خواب آج پورا ہونے جا رہا ہے. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جانے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ازحد ضروری ہوتا ہے کہ میں یہ حج اللہ کی رضا اور اس کے نبی کی خوشنودی کے لیے کرنا ہوں. حضرات محترم, جانے سے پہلے مناسک حج کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا بہت ضروری ہے. در حبیب کی حاضری بھی بہت بڑا انعام ہے. آپ وہاں تشریف لے جائیں تو ان آداب سے ضرور اپنے آپ کو آگاہ رکھیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تقاضا کرتا ہے. میری آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ وہاں جب آپ جا رہے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے, تو یہ سفر کوئی شملہ اور مری کا سفر نہیں ہے, یہ کوئی سیر سپاٹے کا سفر نہیں ہے. اس کا ایک ایک لمحہ اور اس کا ایک ایک سیکنڈ آپ کے لیے قیمتی ہے. اپنی نیت کو درست رکھیں, لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے, لوگوں کی تکالیف کو کم کرنے میں اپنا رول ادا کریں, اور جب توفیق نصیب ہو اس کی بارگاہ میں سے کچھ انعام حاصل کرنے کی, تو اپنے ملک کو, اپنی قوم کو, ملت اسلامیہ کو کبھی نہ بھولیں. ہماری دعا ہے آپ خیر سے جائیں, آپ کا حج قبول ہو, مبرور ہو, اور واپس آئیں تو یہ ملک آپ کے لیے خیر و برکت کے پیغام سے ہو. اللہ آپ کے سفر کو مبارک کرے. اپنے ملک کو ضرور یاد رکھیں, یہ ملک ہمارے لیے بے شمار عزتوں کا باعث ہے. پاکستان زندہ.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के और स्पेशली जो बेंच था, आज 3 रुकनी जो बेंच है जो कि पैनामा के केस की समाअत कर रहा है और उन्हें आज फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। जीआईटी के वाले से भी आज बात हुई और उन्होंने कहा कि जीआईटी की रिपोर्ट को पूरी तरह से तस्लीम नहीं भी किया जा सकता। ये भी हो सकता है कि जो जजेस हैं तो वो उसके कुछ नकात को देख लें, कुछ उनके लिए एक्सेप्टेबल हैं, कुछ एक्सेप्टेबल नहीं भी होंगे, लेकिन जीआईटी की तारीफ की गई कि जो भी था जीआईटी ने मेहनत से जो है वो काम जरूर किया है, काम उनका जो है करना वो नजर आया है। लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीआईटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरा का पूरा फोकस नहीं होगा, ये भी साथ साथ बात की गई है। साथ साथ क्योंकि अब आज जो है फैसला महफूज कर लिया गया, तो अब हम जरा बढ़ते हैं कि अब जब फैसला आएगा तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रद्द-अमल हो सकता है। अगर करो एक मिनट के लिए हम जरा अजम्पशंस की गेम में जा रहे हैं और हम अजम्पशंस की बात करें, अगर फैसला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हक में आ जाता है और इस तरह से चीजें होती हैं, चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का, जमात इस्लामी का, शेख रशीद साहब का क्या रद्द-अमल होगा? क्योंकि आज मेरे पीटीआई के लोगों से बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि हक पे तो दूर की बात, अगर ट्रायल कोर्ट में भेजा जाता तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। मतलब वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें मन पैसा दे दिया जाए, बल्कि फवाद चौधरी साहब तो इतना भी कह रहे थे किसी तरह से बस वज़ीर आज़म साहब इस्तीफा दे दें। नहीं, वो तो कहेंगे, जाहिर बात है, वो दूसरी पार्टी के हैं, वो ये तो नहीं कहेंगे नहीं आप ठहरे रहे, हम आते हैं आपको सपोर्ट नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। वो कहते हैं फैसला जब तक आए ना आए से पहले इस्तीफा। अच्छा, नहीं, ये जो आपकी पहली अजम्पशन है कि अगर हुकूमत की फेवर में आता है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को तो बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये तमाम चैनल्स के ऊपर जो शाम को जजेस बैठ जाते हैं और एंकर्स जज बन के आ जाते हैं और फैसले सुनाते हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी थोड़ी सुबकी होगी, लेकिन वो सारी की सारी टीमें जो है वो गिव अप करने वाली तो है नहीं। आपको याद होगा धांधली का धरना चल रहा था, सब कुछ हो गया, उसका जब एंड हो रहा था तो उस वक्त धांधली के मामले को तो खत्म कर दिया गया ना जब रिपोर्ट आ गई, एंड उसी वक्त इन्होंने करप्शन करना शुरू कर दिया। ये बाद में आया, ये जो क्या कहते हैं पैनामा का सारे का सारा केस या स्टोरी जो आई, लेकिन इन्होंने पहले से जो है मैदान तैयार कर लिया था कि अब किस मैदान में खेलना है। अब भी आज के दिन भी लोगों ने मैदान तैयार करना शुरू कर दिए और उसके अंदर उसका नाम है असगर खान केस। और वो बार बार जितने भी सिंपथाइजर पीटीआई के हैं उनको मुझे ये लग रहा था कि वो आज बस सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि अगर ना आया फैसला तो बस अब हम इधर खेलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वहां पे हो रहा है तो वो अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन डरने की तैयारी भी बार बार कह सड़कों पे आएंगे तो आपको लगता है पीटीआई धरना 2 से सबक नहीं हासिल किया? नहीं, मेरे ख्याल में धरना 1 से भी नहीं किया, धरना -1 से भी नहीं किया, लेकिन बात यह है कि धरना अब मेरे ख्याल में इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अपील ये करेंगे लोगों को, लेकिन इतने लोगों को इतने दिनों तक आके बिठाना मुश्किल हो जाएगा। ये जरूर है, सड़कों पे आएंगे। इमरान खान साहब एक और काम करते हैं, वो जिसको कहते हैं मूविंग थिएटर कहा जाता है, वो जो है एक बहुत बड़ी गैदरिंग लेके कभी एक शहर में कभी दूसरे शहर में जाते हैं, उस तरह का वो करेंगे। किसी दिन चाहेंगे कि फिर लॉकडाउन की कोशिश हो, शायद फिर कोई एश्योरेंस मिल जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब उनको भी शायद ये एहसास हो जाए कि इलेक्शन अब 10 महीने से भी कम टाइम के रह गए, शायद अल्लाह करे कि जो है ना वो थोड़ा बार बार उनका फोकस इधर किस तरह से इलेक्शन अब जो है वो हो जाए, पहले हो जाए। मुझे आप ये बता दीजिए, क्या पीटीआई को, मैंने पूछा अभी कि पीटीआई की परफॉर्मेंस क्या इस तरह की है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो पीटीआई मेजॉरिटी तो छोड़ें, जितनी अभी सीटें ले ली थी वो अपनी सीटें बता पाएगी? तो पीटीआई कहाँ पे है हुकूमत में? केपीके में। अब जरा केपीके से किसी से पूछे, कहते नहीं, दोबारा नहीं आ सकते। उनका तो भाई जो है एक एमपीए जो है ऑन रिकॉर्ड ऑन वीडियो जो है तकरीर करते हुए पकड़ा गया, खुदा की कसम कहा कि ये कह रहा है कि मैंने जो है ना बॉक्स स्टफिंग और रैगिंग की, वरना जो है ना तुम लोकल बॉडीज में ना जीत सकते। ये तो हालत है, तो मेरे ख्याल में इस तरह से तो होगा नहीं। पंजाब के अंदर ये सोचते हैं कि शायद इनको बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाए क्योंकि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग आ गए इनके पास। मामला ये है कि अगर पीपल्स पार्टी ने उन कैंडिडेट्स को हरवाया पीपल्स पार्टी की वजह से, तो पीपल्स पार्टी को इन कैंडिडेट्स ने भी हरवाया। अब वो आपकी पार्टी में आके जो है वो कोई नए नवेले तो नहीं हो जाएंगे। लोकल डायनामिक्स जो हैं वो मैटर करते हैं, तो पंजाब की पॉलिटिक्स तो मेरे ख्याल में पीएमएलएन के लिए और ज्यादा बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी का जिक्र करते, पीपल्स पार्टी को किस तरह से देखते हैं कि अगर क्योंकि पीपल्स पार्टी वही वाली बात है, शुरू में फरीक भी नहीं थी, बात करती जीआईटी के हवाले से बड़ी बातें की हैं पीपल्स पार्टी ने, बार बार एतजाज अहसन साहब कहते रहे जीआईटी के हवाले से और कहते रहे जजेस के हवाले से भी काफी बातें की हैं, बहुत कुछ हम सुनते आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जीआईटी की रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद एतजाज अहसन साहब तो अब भी बात कर
जाते हैं। लेकिन खैर पीपल्स पार्टी को हमने देखा कि उनका मौक़िफ़ आ गया कि जी अच्छा नहीं, इसका मतलब JIT की रिपोर्ट आई है तो कुछ ना कुछ हो सकता है, तो हम भी आ जाएं, वो रेवड़ियां बांटी जाती हैं तो हम भी अपना हिस्सा लेने जो है वो आ जाएं। और आज PTI क्योंकि आज आवाजें भी कस रहे थे पीपल्स पार्टी के ऊपर, उस तरह की आदत है। लेकिन आपको क्या लगता है ले जाएंगे पीपल्स पार्टी भी जो है इसको किस तरह देखेगी? अगर फैसला जो है वज़ीर साहब के हक में आता है, शरीफ खानदान के हक में आता है, तो पीपल्स पार्टी फिर से JIT पे बात करेगी या जजेस पे, क्या हो सकता है? और ये PTI के हवाले से भी सवाल है कि PTI भी क्या ये ऑनरेबल कोर्ट के हवाले से, जजेस के हवाले से, JIT के हवाले से अब बिल्कुल अपना एक दोबारा से यू टर्न लेके वहीं पहुंच जाएंगे इल्जाम? मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत के फेवर में आता है फैसला और फिर PTI वो रिएक्ट भी करती है तो उतना ज्यादा उसको सक्सेस नहीं होगी, उसको उतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल सकेगी। उसकी वजह ये है कि देखिए, याद रखें कि श्रिंकिंग विंडो है और फिर ये हुआ है कि आपने हर चीज को पता माइक्रोस्कोप से देखा है, तबसरा जो है बॉल टू बॉल तबसरा किया है, हर चीज को मैग्नीफाई किया है। अच्छा, उसमें क्या होता है? मिसाल के तौर पे इलेक्शन से पहले 2013 के इलेक्शन से पहले 2013 में ही तारुल कादरी साहब आए थे, याद है आपको? तारुल कादरी साहब आके क्या करते थे? सारा दिन तकरीर करते थे, मुबारक हो वाली तकरीरें। हम समझते थे कि हमसे बात कर रहे हैं और हम सुनते नहीं थे उनकी बातें, लेकिन वो हमसे बात ही नहीं कर रहे थे। वो किन से बात कर रहे थे? वो PTI के सपोर्टर से बात कर रहे थे तकरीरों में। अच्छा, वो बात कर रहे थे उन लोगों से जो कि PMLN के फैन नहीं है, इवन पीपल्स पार्टी के लोगों से। जब इलेक्शन होते उस वक्त तक तो कोई बाइकआउट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इलेक्शन होते उसके बाद PTI भी उनकी बातें मानना शुरू हो गई, क्योंकि प्रोपेगेंडा इनहेल कर दिया। इसी तरह से बहुत सारी चीजें आप समझते हैं कि इस साइड को सपोर्ट कर रहे हैं और इसे मैग्नीफाई करते हैं, वो इस साइड को सपोर्ट जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर इसके बाद हुकूमत को की फेवर में केस आता है, एक बात तो ये है कि PTI की बातें फिर जो है वो समझा जाएगा कि वो इमटीरियल है। एक बात ये पीपल्स पार्टी का भी आपने सवाल किया था, जवाब दूं या ना? पीपल्स पार्टी पंजाब की जो हालत है वो तो उनके कप्तान बदलने से ही शायद ठीक हो सके। बिलावल अगर सामने आ गया और जरदारी साहब ने कप्तान बदलने का मतलब उन्होंने इमरान खान साहब को एज अ कैप्टन नॉमिनेट नहीं, वो जरदारी साहब पता नहीं चले ना जाए उस पार्टी में, लेकिन बारगाह मेरे ख्याल में जो है अगर बिलावल सामने आ गया और जो है जरदारी साहब ने कन्विंस कर लिया पंजाब को कि अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे ख्याल में बहुत बूस्ट मिलेगी। क्योंकि जो अभी तक बिलावल का टेम्परामेंट है और एक नीश भी है, ये खासतौर पर दो राइट ऑफ द सेंटर पार्टीज की बात कर रहे हैं हम, PMLN और PTI की। पीपल्स पार्टी लेफ्ट ऑफ द सेंटर है, तो उसका एक बेस है जिसको अपील जो है फिर भी हो जाएगी। अदरवाइज जो है पंजाब में नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध में तो बार कैफ है। ये दुनिया की दो बहुत बड़े जो है जोक्स होंगे। अगर कोई समझता है कि PMLN पंजाब में खत्म हो जाएगी या पीपल्स पार्टी सिंध में बिल्कुल खत्म हो जाएगी या फिर PTI बन गई, ये तीनों चीजें जो है ना, अगर कोई समझता है तो वो बहुत ज्यादा क्योंकि हम तीन हमारे पास इस वक्त अजम्पशंस हैं। एक तो अजम्पशन ये होगी कि अगर फैसला जो है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के हक में आता है, यानी कि अगर शरीफ फैमिली के हक में आता है तो क्या होगा, एक क्लीन चिट अगर मिल गई तो क्या होगा। अब एक और जो बीच की अजम्पशन है, सेकंड अजम्पशन है, वो जरा मीडियोक्रेसी है। ये बता दीजिए कि अगर 6263 के हवाले से भेजा जाता है इलेक्शन कमीशन को, उसके साथ साथ जो है मजीद जामे तहकीकात, जो कि वर्ड इस्तेमाल भी किया जा रहा है, उसके लिए अगर भेजा जाता है ट्रायल को, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज किस तरह से आप उसको देखते हैं, फिर बाकी जमातों का भी एक करके जो है वो इसी तरह से? मेरा अंदाजा है कि ट्रायल में और इलेक्शन कमीशन इकट्ठे नहीं जाते। उसकी वजह ये है कि ट्रायल से आपको साबित करना चाह रहे हैं, जब तक वो ट्रायल से ऐसा वो साबित नहीं हो रहा। करेक्ट कर दीजिए, ट्रायल से ऐसा नहीं कि ट्रायल पे जो जाएगा वो करप्शन के हवाले से जाएगा या फिर बात की जाएगी जायदाद के हवाले से या चीजें, और जो 62-63 का इतलाक है वो होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ। वो है, लेकिन आपने एक क्रिटिकल फैसला करना है और ये है कि वजीर आजम के ऊपर जो इल्जाम है वो उन्होंने किया या नहीं किया। अगर आप सर्टन है तो फिर तो आप इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे, इफ यू आर नॉट सर्टन तो फिर आप ट्रायल में भेजेंगे। अगर आप ट्रायल में भेजते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन का इंतजार होगा कि जब तक यहाँ से जवाब नहीं आता वहाँ पे नहीं भेज सकते। तो इसका मतलब ये है कि और भी तहें हो सकती हैं मामले के अंदर, हम ये नहीं कह सकते। अगर ऐसा मीडिया का कुछ इस तरह का फैसला आ गया तो इससे पाकिस्तान जिससे टाइम ज्यादा लंबा हो गया, टाइम ज्यादा लंबा हो गया, ट्रायल हो गया, फिर इस तरह मेरे ख्याल में ये ऑप्शन जो है PMLN के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल ऑप्शन है। उसकी वजह ये है कि अगर ये फैसला जो है प्रोलॉन्ग होता है तो अगर या तो सपोर्ट मिलनी है या झटका मिलना है, दोनों जो है इलेक्शन के करीब मिलेंगे। इलेक्शन के जितना आप करीब जाते हैं दरमियान में जो है, जो अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको कुछ झटका लगता है इनमें,
तो उसका बूस्ट तो होना है ना दूसरी साइड को। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो महीने 1.5 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और बहुत कुछ करने का है। इसलिए मुश्किल होगी कि वो महीना 1.5 महीना वही होगा जो कि इलेक्शन का होगा। और दूसरा ये है कि आपकी डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका आपने एंड में फ्रूट्स उठाने हैं इलेक्शन के अंदर, वो डिले होते जाएंगे। जो है ना पॉलिसी के अंदर अब बहुत सारी मल्टीफेसेटेड डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो यू वोंट बी एबल टू फोकस ऑन वन थिंग। ठीक है, ये तो समझ आती है। PMLN के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, जरा बता दीजिए। PTI, पीपल्स पार्टी या ओवरऑल अपोजिशन की अगर बात की जाए तो उनके लिए ये मीडियोकर फैसला कैसा रहेगा? अच्छा, मिडिल वे कह लें, मीडियोकर ना कह लें खुदा के लिए। अच्छा, 3 दफा सोचा अब आपने, चौथी दफा का। अच्छा, जो मिडिल वे है उसके अंदर ये है कि PTI विल कम ऑन टेलीविजन एंड से क्या हम विक्टिम है, लेकिन वो दोनों साइडों से चिट भी मेरी और पट भी मेरी करके इसको प्ले भी करेंगे, कैश इन भी करेंगे, और उनको माइक के सामने शौक भी है खड़े होने का, डेली फिर से वो करेंगे। और तो फिर वो धरने वाले सीन या लोगों को सड़कों पे लाना और सबसे ज्यादा फेटल ये ऑप्शन जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए है। अच्छा। क्योंकि माइक्रोफोन, उनके पास माइक्रोफोन भी नहीं है और उनके पास जो है ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी नहीं है। ठीक है। तीसरी लास्ट जो है एजम्पशन वो रह गई, उस पर जरूर बात करते हैं। मुझे ब्रेक का कारण है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इसी वाले से। हमारे साथ रहिएगा। प्राइवेट स्कीम के हुज्जाज, प्राइवेट स्कीम के आज़मीन अपनी हज सफरी दस्तावेजात और हज ऑर्गेनाइजर के साथ मुआहदे की कॉपी अपने पास लाजमी रखें। याद रखें, मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने और शिकायत के अजाले के लिए वजारत मजहबी उमूर की मॉनिटरिंग टीमें भी मौजूद होंगी। किसी भी शिकायत के लिए अपने लॉकेट पर दर्ज वजारत मजहबी उमूर की मुफ्त हेल्पलाइन या मक्का और मदीना में कायम मेन कंट्रोल ऑफिस से राब्ता किया जा सकता है। खादिम पंजाब किसान पैकेज के तहत छोटे काश्तकारों की खुशहाली से ज़रूरी इनकलाब का आगाज। 12.5 एकड़ अराजी तक के छोटे काश्तकारों को 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जा जात की फराहमी जारी है। अब तक 1,35,000 काश्तकारों को कर्जे फराहम किए जा चुके हैं। पहली बार मज़ारीन ठेकेदारान को भी कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। रबी में 25,000 रुपए फी एकड़ और खरीफ में 40,000 रुपए फी एकड़ कर्जों की फराहमी। इंशाअल्लाह इन कर्जा जात से 6 लाख छोटे काश्तकार मुस्तफीद होंगे। किसान पैकेज के जरिए बिला सूद कर्जा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़ा खुशहाल। मज़ारीन और ठेकेदारान कर्जों की मालूमात के लिए अखुवत या NRSP के दफातर से राब्ता करें। कर्ज पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर जारी किया जाएगा। काश्तकार कर्जों के हुसूल के लिए तहसील अराजी रिकॉर्ड सेंटर में असली कौमी शनाख्ती कार्ड और जमीन की तफसील के हमरा तशरीफ लाकर मुफ्त रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2017 है। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पानामा केस की समाअत के हवाले से, जो कि आज जिसमें फैसला महफूज कर लिया गया है। और अब हम पॉसिबिलिटीज की बात कर सकते हैं, अजम्पशंस की बात कर सकते हैं, सपोजिशंस की बात कर सकते हैं कि ये हो सकता है तो क्या होगा, ये हो सकता है तो क्या होगा। लेकिन ऑब्वियसली जो फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की जानिब से होगा, जो कि तमाम पार्टीज को, चाहे बात की जाए शरीफ खानदान की या फिर अपोजिशन की बात की जाए, तमाम को कबूल करना होगा। इसी हवाले से बात करती थी हमारी जो है वो पॉसिबिलिटी या अजम्पशन कहने चाहिए वो रह गई है, वो ये है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन का मामला आ जाता है तो PMLN क्या लूज करेगी और अपोजिशन क्या गेन करेगी। अच्छा, अजीब बात यह है कि बहुत सारी ये वाइस वर्सा तो नहीं है कहीं? नहीं, यही है वाइस वर्सा। टॉप्सी टर्वी इज दी बेटर एक्सप्रेशन। लेकिन ये टॉप्सी टर्वी इसलिए है इस दुनिया के अंदर कि जो है ना, हम समझते हैं कि ये चीज वर्स्ट ऑप्शन है, लेकिन उसके अंदर जो PMLN को है ना, PMLN की एक बात मैं कहूँ, एक हफ्ते में जो मीडिया स्ट्रेटेजी इनकी रही है पिछले हफ्ते JIT के आने के बाद, शायद लोगों को नहीं पता, PMLN को खुद नहीं पता कि वो कितनी इफेक्टिव रही। उन्होंने बड़े इफेक्टिवली अपने आप को विक्टिम के तौर पे दिखा दिया लोगों को कि दे आर विक्टिम, ठीक है। और उनके खिलाफ जो है आंकड़े पे आंकड़ा जो है वो किया जा रहा है और किसी तरह से ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि PMLN की मेजॉरिटी तो है ना पार्लियामेंट में, प्राइम मिनिस्टर PMLN से आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है?
मियां साहब जो है, मुझे थोड़ा सा क्लियर करें क्यों, अगर वाकई पीएम, और जो आप जैसे कह रहे हैं वैसा ही है कि अगर पीएमएलएन से ही प्राइम मिनिस्टर आना है तो फिर वो तो फेस चेंज क्यों एक तरह से देखा जाए, पीएमएलएन का ही प्राइम मिनिस्टर होगा, तो फिर ये इस बात से पीटीआई क्यों भी खुश हो रही है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। मैं आज पूरा दिन सोच रही थी यही बात। लेकिन बात ये है ना कि आपने जुआ खेला, जुआरी को कभी देखा आपने? जुआरी जो होते हैं ना, जब एक जगह पे पैसा लगाते हैं, थोड़ी सी कामयाबी हो जाती है, उसके बाद ये होता है वो और पैसा लगाते हैं, अब बढ़ेगा, उसके और सारा लगा देते हैं, सारा उड़ जाता है, उसके बाद वो और लगा देते हैं, सुने और लगाते कि कभी तो जीतूंगा, और लगाते सब कुछ बेचते हुए घरों को भी गिरवी रख देते, बाकी चीजें, एंड में ये होता है कि यहीं से आएगा ना। अब पीटीआई का वो मामला हो गया, डेवलपमेंट नहीं कर पाए, बहुत सारे और काम नहीं कर पाए, ठीक है, जहां पे उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया अपना टाइम, अब वो कहते हैं यहाँ से कुछ निकला है, ताकि हम कहें देखा हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। शायद वो अचीवमेंट शॉर्ट टर्म के लिए उनके फायदे में हो, लेकिन आपको और मुझे, हम भी जो है ना, एक वो है ना, आम आदमी हैं, आम लोग हैं, आम लोगों के चूल्हे जो जलने होते हैं वो इस तरह की मॉरल और सो कॉल मॉरल जो है विक्ट्री से तो नहीं चलते। लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को जो है ना काम चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। अच्छा, उसका किसने कॉपीराइट करा लिया? ऑनेस्टली इतनी इनफ रही, माफ कीजिएगा, गवर्नेंस बाकी दो जो पॉलिटिकल पार्टीज की हैं कि इनको पीएमएलएन वालों को उसका कॉपीराइट मिल गया है कि पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट तो एक ही पार्टी कराती है, सारी दुनिया इसके बारे में बात किए जा रही है। व्हाट डज दैट मीन? अच्छा, 62-63 जो है प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोक सकती है, सियासतदान बनने से तो नहीं रोक सकती है, तकरीरें करने से तो नहीं रोक सकती है। अच्छा, एक साइड पे जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा और वो बहुत लॉयल होगा, अच्छा कोई समझता है कि अगर कल को चौधरी निसार साहब बन जाते हैं तो वो लॉयल नहीं होंगे? मैं कहता हूँ जरा एक्सपेरिमेंट करके देख लो, ताकि तुम्हें पता चल जाए। वो होते हैं ना बिजली में कि नहीं मैंने हाथ लगाना है, उनके आर्गुमेंट्स हैं, उनके कई बातों में डिसएग्री भी करते हैं, पर लॉयल्टी पे चौधरी साहब की कोई शक नहीं है। वो होता है ना, लॉयल की बात और है। मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं ना बिजली, मैंने उसके उधर हाथ लगाना, भाई जरा लगा के देखो, मजा आता है। अच्छा, दूसरी साइड भी होता है ना, शहबाज शरीफ साहब को वो कर दें और बाकी। मैं कहता हूँ कि अब जो है ना स्ट्रेटेजी वो जिसके अंदर अगला बंदा समझे कि वो जीत रहा है, लेकिन वो ऐसा सिंक हो कि उसके बाद वो फिर ना बन सके, हालात ना ठीक हो, तो मेरे ख्याल में शहबाज साहब हों, जो भी ऑप्शंस मौजूद हैं, अच्छा वो सारी की सारी ऑप्शंस अगर देख लें, हमेशा एक्सट्रीम लॉयल्टी आपको नजर आएगी। और पीएमएलएन प्राइम मिनिस्टर जब जाके एक जो है ना ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अगर वो आवाम से एड्रेस करेंगे तो, और वो जब वोट मांगेंगे लोग ज्यादा जज्बाती हो जाएंगे। इस बात से लूज बिल्कुल नहीं करेगी, गेन करेगी। और आप ये कह रहे कि अपोजिशन को थोड़ा सा गेन मिलेगा, वो पर वो महीने और 1.5 महीने का। और उसके बाद इलेक्शन के अंदर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में जो फैसला आवाम करेगी वो कामों पर ही करेगी। वो आपको लगता है, वैसे ये सवाल भी है, इस केस का फैसला चाहे कुछ भी आता है 2018 के इलेक्शन पर किस हद तक जो है अंदाज होगा? बात यह है कि इस फैसले का जो इम्पैक्ट है वो बहुत थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए ये होगा कि पीटीआई को, जैसे मैच जीते है ना, छोटा मैच, लिमिटेड टाइम में इलेक्शन भी तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता। वो जो मिडिल केस की जो हम बात नहीं, उसमें भी नहीं, पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना है भाई किसी ने। बात ये है कि इट इज अबाउट वन मैन और वन फैमिली, ठीक है ना, इसके अलावा तो किसी की बात नहीं। पीटीआई के पास कुछ और है नहीं तो इसी पे खेलना है, अपोजिशन ने भी नहीं। मैंने उसका आपको एक और मैदान बता दिया कि वो तीसरे मैदान की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उसका टारगेट सिर्फ एक बंदा है, क्योंकि इस पार्टी के नाम के अंदर उनका नाम आता है ना। यही असल में इशू है। अच्छा, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। बात पता क्या है, ये कहानी कौन सी है? ये कछुए और खरगोश की कहानी है, ठीक है, और ये बिल्कुल वो कहानी है जो एंड्स एंड क्रिकेट वाली है कि क्रिकेट जो है ना वो गर्मियों में जो है वो सेलिब्रेट करता रहता है, गाता बजाता रहता है, एंड्स जो है ना मजदूरी करती रहती है, और वो क्रिकेट उनके बारे में मजाक उड़ाता है और वो कहते हैं तुम भी कर लो, तुम मर जाओगे, ख्वार हो जाओगे। जब विंटर्स आते हैं तो क्रिकेट के पास कुछ खाने के लिए नहीं होता और ये सारे के सारे गोदाम बना के बैठे होते हैं। कछुआ और खरगोश का भी यही मामला है कि खरगोश जो है ना थोड़ी देर बाद कहता है अब तो मैं जीत के मैं सो रहा हूँ, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कछुआ चलते चलते पहुंच जाता है फिनिश लाइन तक। ये जो आपने कहा था ना अगला इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये वही वाली बातें हैं, सेलिब्रेट हो रहा है, अभी समझते हैं कि हम बन गए और नहीं बने। उसके बाद यही मसला। अच्छा, थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे हमने सारी बातें की हैं, टाइम भी कम है, लेकिन बातें क्योंकि इतनी ज्यादा हैं और ऑब्वियसली अभी नेक्स्ट वीक भी हम हुआ तो जरूर करेंगे।
मीडिया का रोल, जहाँ पे हम अपोजिशन की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, शरीफ खानदान की बात करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात करते हैं, तो यहाँ पे जहाँ सारे फरीकैन है तो उसमें एक फरीक जो है वो मीडिया भी है, हम सब जानते हैं। मीडिया में बताएं कि अगर इन तीनों केसेस पे जो है, जो तीनों असम्पशंस हमने किए, तो मीडिया पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, बात ये है कि कोई भी वज़ीर आज़म बन जाए, मीडिया नहीं बन सकता, ठीक है, ना ही मीडिया मैन बेचारा कोई बन सकता है, ठीक है। तो वो जितने सुहाने ख्वाब है वो सारे के सारे लेके कोई भी बैठा रहे, जो डिसरप्शन अपने पर्सनल स्कोर जो उन्होंने सेटल करने कर ले। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस एक हफ्ते की अगर जो PMLN ने अब स्ट्रेटेजी रखी है और मल्टीफेसेटेड है, एक साइड पे डिफेंस भी है, कॉपरेशन भी है और सिस्टम के साथ टोटल कॉपरेशन है। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट के बारे में तो आज वजीर आजम साहब ने कह दिया कि इत्मीनान भी है और फैसला भी तस्लीम करेंगे, और हाँ ये है कि उम्मीद भी अच्छे फैसले किए, ये तमाम चीजें कर दी। अच्छा, ये मल्टीफेसेटेड अगर अप्रोच चली मीडिया वाली हुकूमत की, तो मैं कहता हूँ कि PTI जो है, क्योंकि आप उसको उसी की गेम में बीट कर रहे हैं, तो इलेक्शन तक जाते हुए तो PTI के पास कोई इफेक्टिव टूल रह ही नहीं जाना, ठीक है। बात यह है कि मैं मेरे अपने प्रिंसिपल्स हैं और मैं बार बार कहता हूँ कि जी मैं इस तरह से नहीं खेलूंगा, मैं फलां से नहीं लड़ूंगा। अच्छा, उससे शायद मैं अपने आप को खुश कर लूंगा, आई एम प्रिंसिपल्ड, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब स्ट्रेटेजी की बात आती है तो मैंने हमेशा देखा है कि वो लोग जो कि लड़ रहे होते हैं, टांगे खींच रहे होते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। PTI टांगे खींचती, उसका जवाब ये है कि उसकी भी टांगे खींचो, सीधी सी बात है। मीडिया की स्ट्रेटेजी जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये एक बात हो गई। अच्छा, लेकिन मैं हैरान हूँ और मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी हूँ, आपने अभी तक जो है वो काम नहीं किया जो सुबह से हो रहा है। हर चैनल पे बैठे हुए वजीर आज़म के नाम जो है ना वो कहे जा रहे हैं। मेरा बिल्कुल, मैंने सोच रही थी कि सवाल आपसे पूछूं, फिर मुझे लगा कि ये सवाल शायद अभी बहुत कबल इस वक्त सवाल मेरे ख्याल में है, लेकिन मैंने कहा कि आपको डिसीजन आ जाए, क्योंकि देखा सुप्रीम कोर्ट आप गई हूँ तो जरा चीजों का समझ आई है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। अच्छा, वैसे ये गलती होगी मुझसे, तबसरा मुझे आपसे कराना चाहिए था, सारा कुछ तो आप देख के आए ना, आपको लास्ट मिनट में याद आएगा। हाँ नहीं, मैंने स्ट्रेटेजिकली कहा, क्योंकि अदरवाइज स्टार्ट में कहता तो आप नाराज है, आप कहती नहीं क्या बात कर रहे फजूल, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। आपको याद ही नहीं रहा? हाँ नहीं, मुझे याद था। अच्छा, लेकिन मैं एक बात बता दूं, वजीर आजम साहब वजीर आजम हैं, उम्मीद है कि वो रहेंगे। अच्छा, अगर कोई भी जितने भी नाम आ रहे हैं, मेरे ख्याल में उनमें से एक भी नाम, मौलाना साहब का नाम पता नहीं किसने छोड़ दिया था, उनके सिवा बाकी कोई नाम ऐसा नहीं है जिस पे मैं ये ना बिलीव करता हूँ कि दे आर एक्सीलेंट कैंडिडेट। तो जो भी होगा PMLN की स्ट्रेटेजी, मुझे लग रहा है कि फाइनली एक तो ये है कि उन्होंने असल काम कर लिया डेवलपमेंट का, वो 8 महीने के अंदर उसका जो है फायदा आवाम को ज्यादा नजर आ जाएगा। बिल्कुल, टाइम खत्म हो चुका है, वैसे कोई आइडिया, कोई फैसला कब तक आ सकता है? अच्छा, बात ये है कि कई महीने भी लग सकते हैं। लेकिन जो आजकल हम र्यूमर्स सुन रहे हैं, खास तौर पे ये भाई साहब ने पहले भी कहा था ना, जो खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पप्पू साहब ने, अच्छा इन्होंने पहले कहा था, अच्छा इन्होंने कहा था कि जुम्मे को जो है रिजर्व हो जाएगा, वो हो गया, अब वो कह रहे हैं अगले हफ्ते तक आ जाएगा, तो मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट कम से कम अगले हफ्ते तक दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फरूख नाज़रीन, उम्मीद है आपका प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वेडनेसडे सेम टाइम ऑन सेम चैनल, तब तक रखिएगा बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफिज।